संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ और ये उसके आगे आप जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान का इतिहास जो स्टार्ट होता है संविधान के इतिहास में जो सबसे पहला पड़ाव आता है कि इसकी नींव कहाँ से रखी गई। तो सबसे पहले ये 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई होती है अंग्रेज़ों की, और इस लड़ाई के बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर की लड़ाई होती है और इस बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अंग्रेज़ों के पास अ, बंगाल में दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी दीवानी की ताकत जो है, जब मुगल बादशाह को हराते हैं उसके बाद ये युद्ध में हराते हैं, हराने के बाद दीवानी प्राप्त करते हैं। और दीवानी प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहला एक्ट जो बनाते हैं वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें जो है दो तीन फीचर्स होते हैं। पहला जो फीचर्स होता है कि इसमें संसदीय नियंत्रण बनाया जाता है सबसे पहली बार, और पहली बार ही अंग्रेजों को प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डलती है, और इसका प्रशासन जो है ब्रिटेन से चलाया जाता है। ठीक है। क्योंकि भारत एक कॉलोनी थी, उपनिवेश था ब्रिटेन का। ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव ब्रिटेन से चलाया जाता था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषता थी। विशेषता ये थी कि इसमें गवर्नर जनरल रखा गया था, जो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग जो है ब्रिटिश भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। फिर इसके बाद 1774 का उच्चतम न्यायालय एक गठित किया जाता है। जब 73 में ये एक्ट आया, इसके बाद 74 में कुछ मामलों के निपटारा के लिए एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है। इस उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह इम्पे, सर एलिजाह इम्पे। और तीन और सदस्य थे जिसका नाम था चैम्बर्स, लिमेंटर और हाइड। तीन व्यक्तियों यानी चार व्यक्तियों का एक मिला जुला सम्मिलित एक बेंच था। उस बेंच के जो सब मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, और चैम्बर्स, लेफ्टिनेंट और हाइड, ये तीन व्यक्ति और थे जो इनके सहयोग पे काम करते थे। फिर उसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है इसकी कमियों को दूर करने के लिए लेकर आया गया था, और एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट लाने के बाद कंपनी के दो भागों में डिवाइड कर दिया था कंपनी के अधिकारों को। तो पहला अधिकार था उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के निदेशक वगैरह कार्य करते थे, और दूसरा जो था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को संभाला जाता था। ठीक है। फिर इनके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट ये पहला चार्टर एक्ट होता है जिसमें चार्टर शब्द इस्तेमाल होता है। ऐसे में पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसकी कमियों को दूर करने के लिए लेकर आया गया था 1781 में। ठीक है। इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि कंपनी का जो अधिकार होता है उस अधिकार पत्र को, क्योंकि कंपनी सन 1600 में महारानी विक्टोरिया से एक अधिकार पत्र लेकर आती है भारत से व्यापार करने के लिए। फिर ये व्यापार करने आते हैं, यहाँ पे युद्ध वगैरह करते हैं और दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसका जो ये एक अधिकार पत्र लेकर आए थे जिसे राजपत्र कहा जाता था, इसका अधिकार 20 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद इस 1813 में इसको फिर से रिन्यू किया जाता है और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसी बढ़ाने के क्रम में 1813 के ही चार्टर एक्ट में कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार रहता है उसको छीन लिया जाता है। ठीक है। लेकिन कंपनी का चीन के साथ और अन्य पूर्वी देशों के चाय के साथ व्यापार का अधिकार, ठीक है, 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, चीन के साथ चाय का व्यापार और अन्य पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, ये जो बना रहता है
ये किसी प्री में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद हम आगे का देखते हैं। और इसमें हम देखते हैं जो हमारा ये 1833 का एक दूसरा चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसके माध्यम से लाया गया 33-13 के बाद में, 1813 चार्टर एक्ट के बाद में 20 साल के लिए वो जो बढ़ा था, फिर उसके बाद फिर एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया कि इस कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और ये व्यवस्था की गई कि जो ब्रिटिश शासन है वो सिर्फ शासन करेगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था, और उस बंगाल के गवर्नर के अंदर मुंबई के और मद्रास के जो गवर्नर उसके अधीन आते थे, तो इसी बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य का नियुक्ति कर दी गई, उस वो था विधि सदस्य। ठीक है, और 1833 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में दास प्रथा का जो है वो उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, और कंपनी के अधीन जो पद थे जिसमें कंपनियां भर्ती लेती थी, उसमें भेदभाव की जो नीति थी, रंग भेद, जाति, धर्म, स्थान, इसके आधार पर भर्ती लेना बंद कर दिया गया। इसमें फिर निष्पक्षता कुछ आई। फिर उसके बाद एक लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, और बहुत सारे भारतीय कानूनी ग्रंथों को अनुवाद करके उनका वर्गीकरण किया गया, और उसी समय जो है बाद में फिर आईपीसी, सीआरपीसी, तमाम तरह के कानून हैं, जो सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1858 के आसपास के बनी थी। तो ये सारे कानून जो है बने, और प्रथम लॉर्ड मैकॉले के ही अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1858 का कानून। ठीक, वो मैं बता चुका हूँ, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो संविधान सभा थी हमारी भारत की, ये संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिशों या संस्तुतियों के आधार पर 1946 जुलाई में हुआ था। इसके जो सदस्य थे वो सर क्रिप्स थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, बी.ए. अलेक्जेंडर थे, और सभा में टोटल 389 सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें से इतने लोग चुने गए थे, और 292 प्रांतों से लिए गए थे, और इसमें 4 जो है चीफ कमिश्नर थे, और 93 देसी रियासतों से लिए गए थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो अस्थायी सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो संविधान सभा गठित हुई थी तो उसको लेकर के कुछ समितियां बनाई गई थी, तो उन समितियां को देखते हैं, और उन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे। तो पहला जो था संचालन समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो संघीय संविधान समिति थी उसके जो लीडर थे, अध्यक्ष थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और चौथी जो समितियां थी, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
मौलिक अधिकारों संबंधी और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों संबंधी जो परामर्श समिति थी, वो थी सरदार पटेल जी के अंदर में। उसके जो लीडर थे, अध्यक्ष थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और राष्ट्र ध्वज की जो समितियां थी, वो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस अधिकारों से संबंधित दो और उप समितियां बनाई गई थी। एक तो मौलिक अधिकारों को लेकर स्पेशल, और एक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए स्पेशल। तो इनके जो उप समितियों के अध्यक्ष थे, वो थे जेवी कृपलानी जी, और दूसरे के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए HC मुखर्जी जी। कुछ लोग मौलिक अधिकारों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, वो अंबेडकर जी को मानते हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की जो समिति थी, और जो इसके बारे में सलाह देती थी कि मौलिक अधिकार किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप किसी चीज का स्ट्रक्चर होता है, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे हैं। अब इन समितियों के तमाम अध्यक्ष हैं, आप कैसे कह सकते हो कि एक संविधान जो है सिर्फ एक आदमी का लिखा गया है। ठीक है। इनमें 200 कुछ लोग लास्ट में साइन किए थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही आदमी ने लिखा है। ठीक है। पर यह है कि इनका योगदान इन सभी को साथ में लेकर चलने का था, इसलिए ज़्यादातर लोग इनको प्रेफर करते हैं कि ये संविधान इनकी देन ज़्यादा है। नो डाउट इनका योगदान बहुत बड़ा है पूरे भारतीय संविधान में। ठीक है। तो ये रहा कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है।